Namaskar. I am Pankaj Kumar from Institute of Company Secretaries of India. Today we have very interesting topic on capital market. तो मैं स्वागत करता हूं आप सारे लोगों का कैपिटल मार्केट के इस टॉपिक में। और आज जिन चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, वो है क्या, वो जरा समझते हैं। शायद ही हम में से कोई ऐसे होंगे जिन्होंने शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट या कैपिटल मार्केट के बारे में ना सुना होगा। सुनते हम सारे के सारे लोग हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जब भी बात आती है कभी इन्वेस्टमेंट की, तो हर कोई कहता है कि भाई हम सिक्योरिटीज़ मार्केट, हम कैपिटल मार्केट के बारे में यही जानते हैं कि हमने अपने पैसे लगाए और पैसे हमारे जो हैं वो दुगुने तिगुने हो जाएंगे। ये तो नहीं पता पैसे दुगुने तीन गुने हुए या नहीं, पैसे हमारे इंक्रीज हुए या ना हुए, टेंशन जरूर इंक्रीज हो गया। तो अब आज के इस सेशन में, आज के इस सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं कि अगर हम कहीं अपने पैसे लगाते हैं, हमारे हार्ड कोड मनी होते हैं, वो हमारे बचाए हुए पैसे होते हैं, क्या ऐसा तरीका हम करें जिससे हमारे पैसे सुरक्षित तरीके से लगे। मतलब सबसे पहले तो हम जानते हैं जरा कि जनरल सेंस में इस कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है, यानी कि जिस मार्केट में हम इन करने जा रहे हैं उस मार्केट का हमें नॉर्मल एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि ये मार्केट का जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग देखिए, किसी ने पैसे लगाए, पैसे लगाने के बाद वो पर्सन क्या सोचता है कि हमारे पैसे क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर हमारे पैसे इंक्रीज हो जाए तो वो कब होगा, जब जहां आपने पैसे लगाए हैं वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उनके पैसे बढ़ रहे हो, तभी तो आपके पैसे बढ़ेंगे। अगर हम कहीं पैसे लगाते हैं तो क्या कहीं कोई ऐसी अथॉरिटी है जो इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए, जिस कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं वो कंपनी कल को फ्रॉड ना कर लें, या जिनके जरिए हम पैसे लगा रहे हैं वो इंटरमीडिएरीज कहीं मैनिपुलेशन ना कर ले। आए दिन आप सुनते रहते हैं भाई इस बार क्या, तो कोरोना के कारण, अब क्या, तो नई नई बीमारी मंकी पॉक्स। कभी समझ में आता है कि भाई यूक्रेन पे हमला हो गया, कभी लगता है कि चाइना बॉर्डर पे जो है वो टेंशन हो गया। टेंशन कहीं पे भी क्रिएट हो, सबसे ज्यादा टेंशन हमारे पास पहुंचता है क्योंकि अगले ही पल हम सुनते हैं कि सेंसेक्स इतने पॉइंट गिर गया, निफ्टी इतने पॉइंट गिर गया और लोगों के इतने हजार करोड़, सही कह रहा हूं मैं, इतने हजार करोड़, यानी कि जब वो बात होती है तो हजार करोड़ में बात होती कि इतने पैसे लोगों के डूब गए, लोगों के जो है वो चले गए, लोगों का लॉस हो गया। आखिर ये फेनोमेना होता कैसे है, क्यों होता है ये फेनोमेना, और हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। जी हाँ, यही सारा कुछ हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं ताकि हमें और आपको इससे फायदा हो सके और हम अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अलर्ट रह सके। तो अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये कैपिटल मार्केट और लेते हैं इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले बात आती है कि ये कैपिटल मार्केट है क्या, जिसके बारे में इतना शोर शराबा होता है, ये है क्या, क्यों जरूरत पड़ी इस कैपिटल मार्केट की, आया कहां से ये कैपिटल मार्केट, कब आया ये कैपिटल मार्केट। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द आंसर, हाउ इट हैज बीन इवेल्युएटेड, हाउ इट हैज बीन इवॉल्व्ड, व्हेन इट हैज बीन इवॉल्व, व्हाई देयर इज नीड ऑफ कैपिटल मार्केट, जरूरत क्या है हमें। अगर हमने इन चीज़ों का जवाब ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आसान हो जाएगा। और हम जिस मार्केट में जा रहे हैं, भाई मार्केट का मतलब ही होता है मंडी, यानी कि जहां पे आपको क्या मिलेंगे, जहां पे बायर सेलर मिलेंगे और कोई ना कोई वहां पे सामान होगा। तो अब ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कैपिटल मार्केट को लेकर के, वो कितना प्योर है इसको जरा हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की कि कैपिटल मार्केट इवॉल्व कैसे हुआ। भाई कभी ना कभी तो ये मार्केट आया होगा, पहले दिन से तो ये मार्केट होगा नहीं। तो ये मार्केट आया कहां से। आप नॉर्मल मार्केट जैसे कहते हैं सब्जी मंडी, क्या मतलब है, आप गए, आप मार्केट गए, वहां से आपने सब्जी खरीद लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, यू आर गोइंग देयर एंड बाइंग द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो आखिर ये जो हमारा कैपिटल मार्केट है, यहाँ क्या होता है, कैसे ये हमारा इवॉल्व हुआ। चलिए, मैं आपको बिल्कुल रेगुलेशन में नहीं उलझाऊंगा, ना ही आपके ऊपर सेक्शन की बॉम्बार्डमेंट करूंगा। बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत यूजफुल टॉपिक है, इसलिए वी विल मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। तो चलिए सिंपल तरीके से ही बात करते हैं, एक नॉर्मल सा एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। आप इस समय श्रीलंका के बारे में सुनते कि भाई श्रीलंका का तो बैंड बजा हुआ है, बहुत बुरे हालात है वहाँ के, बहुत बुरा इकोनॉमिक कंडीशन है। ऐसे ही हर कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक कंडीशन होता है, इकोनॉमी होता है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री का जीडीपी क्या है, और किसी भी कंट्री का जीडीपी किस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है,
यानी कि प्रोडक्शन और सर्विसेज। किसी भी कंट्री में जितने भी कंपनीज होते हैं, XYZ, चाहे वो टाटा हो, इन्फोसिस हो, पोलैरिस हो, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, या तो वो कंपनी ना कोई प्रोडक्ट बनाएगी या कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। चाहे वो आपके क्लोथ्स हो, चाहे वो आपके फोन्स हो, चाहे वो आपके AC हो, या और भी लग्जूरियस कार्स हो। प्रोडक्ट, चाहे वो खाने के प्रोडक्ट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कंपनी या तो प्रोडक्ट बनाती है या क्या करती है, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस का क्या मतलब हो गया, चाहे वो कुरियर का सर्विस हो गया, चाहे वो ओला उबर का सर्विस हो गया, चाहे हमारे और आपके घर में अर्बन क्लैप जो पहुंच करके सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे आपके वो सेविंग और हेयर कटिंग का ही क्यों ना हो, सर्विसेज हैं वो सारे के सारे। तो ये कंपनी जब सर्विस प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, तो सोचिए जरा, इन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। किस चीज के लिए? इन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी अपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इन्हें रिक्वायरमेंट होगी इक्विपमेंट खरीदने के लिए, इन्हें रिक्वायरमेंट होगी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक तरफ ये कंपनी है जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, और दूसरी तरफ है हम और आप, इन्वेस्टर्स, जिनके पास पैसे हैं। ये कौन से पैसे हैं? ये हमारे आइडल मनी है। आइडल मनी का मतलब है हमारे सरप्लस मनी है, यानी ये वो पैसे हैं जो पैसे हमारे और आपके जरूरत के बाद बचाए हुए पैसे हैं, हमारे सेविंग के पैसे हैं। तो क्या करें, लुटा दें इन पैसे को? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं लुटाएंगे। हम चाहेंगे कि ये पैसे हमारे और क्या हो जाएं, और इंक्रीज हो जाएं। कैसे इंक्रीज होगा? जब ये पैसे हम किसी ऐसे जगह लगाएंगे जो हमें कहते हैं, कंपनी कहती है हमें कि आइए हम में इन्वेस्टमेंट कीजिए और हम आपको रिटर्न देंगे। अगर आप हमें 100 रुपए लगाते हैं तो हम आपको 110 रुपए देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे देंगे। या आप हमारे कंपनी के शेयर्स में लगा दीजिए, डिवेंचर में लगा दीजिए, और आपके पैसे जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब एक तरफ आइडल मनी, एक तरफ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। ये दो लोग आपस में आए और कंपनी ने कहा कि आप आइए और हमें पैसे दीजिए। लेकिन कंपनी की ये जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये दो तरह की है। एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है? कितना समय? 1 साल से कम दिनों का समय। और एक है लॉन्ग टर्म। क्या मतलब है लॉन्ग टर्म का? 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। अब कंपनी के ये दो तरह के रिक्वायरमेंट कैसे हो सकते हैं? बड़ा सिंपल है ये रिक्वायरमेंट। कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए। मान लीजिए कार बनाने वाली कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी को स्टील खरीदने होंगे, टायर खरीदने होंगे, रबर खरीदने होंगे, कुछ प्लास्टिक्स खरीदने होंगे। उन चीजों का वो इस्तेमाल करेगी एज रॉ मटेरियल, एंड दे विल प्रोड्यूस व्हाट? फिनिश प्रोडक्ट। कार तैयार हो जाएगी, उस कार को वो बेचेंगे, बेचने से उनके पास क्या आएंगे? पैसे आएंगे। मतलब इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए आपसे कहती है कि आइए हमें वर्किंग कैपिटल दीजिए, हम 6 महीने 7 महीने में आपको पैसे दे देंगे। अगर आपने उस 6-7 महीने के लिए पैसे दिए, तो ऐसे केस में ये कहलाया मनी मार्केट। यानी कि कम पैसे देने वाले आप हैं, पैसे लेने वाली वही कंपनी है, लेकिन आपसे जो पैसे ले रही है वो कह रही है कि 1 साल से कम दिनों के लिए है। 1 साल से कम दिनों का मतलब है कि जो भी आपकी अमाउंट है, वो अमाउंट जो भी हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि इतने दिनों में आपको वापस कर देंगे, वो हम आपको जो है वो 1 साल के भीतर वापस कर देंगे। अगर ऐसा है तो आप और वो कंपनी किस मार्केट में है? मनी मार्केट में। लेकिन यही कंपनी कहती है कि हमें बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना है, यानी कि हमें कार बनाने के लिए एक अलग यूनिट बनाना है। भाई इसमें तो प्लांट, मशीनरी, बहुत सारे इक्विपमेंट आएंगे, तो जाकर के ये हमारा तैयार होगा। 4 साल 5 साल लगेंगे। फिर कंपनी जो इससे प्रोडक्शन शुरू करेगी, उस यूनिट से प्रोडक्शन करने के बाद उसे लेकर के कहाँ आएगी? मार्केट में आएगी। और मार्केट में जब वो आएगी तब उन्हें मिलेगा पैसा, और जब उनके पास पैसा आएगा तभी तो वो आपके पैसे आपको देंगे। ऐसे केस में ये आपका 1 साल या बहुत दिनों का टाइम हो जाता है। ऐसे केस में वो किस मार्केट में है? कैपिटल मार्केट में। कहने का मतलब है वही कंपनी, वही आप, लेकिन इस बार आप हो गए कैपिटल मार्केट में। मतलब ये है कि कहीं भी मनी मार्केट जैसा कोई बैनर नहीं लगा हुआ है कि मनी मार्केट में आपका स्वागत है या कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत है। वही कंपनी अगर 1 साल या उससे ज्यादा दिनों के लिए आपसे पैसे लेती है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपको बताती है प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसका मतलब है कि ये हुआ हमारा कैपिटल मार्केट। तो यहां से बेसिकली जो है वो क्या हुआ? आपका कैपिटल मार्केट की शुरुआत हुई। जो वर्ड हम ऐसे कह देते हैं शेयर मार्केट या पैसे लगा दिया तो कैपिटल मार्केट हो गया, तो ये है आपका रियल में कैपिटल मार्केट। लेकिन अभी यहाँ पे हमें और क्या एक खास चीज एक्सप्लोर करना है। वो जो एक्सप्लोर करना है वो हमारा है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब आप सोचेंगे फॉर्मेशन का क्या मतलब है? मुझे कॉमन सी बात बताइए, किसी भी मार्केट में जब आप जाते हैं तो किसी भी मार्केट में आपको कौन सा कॉमन चीज मिलता है? एक ईश्वर
यानी कि आपके जो है कौन हो गए, एक आपके सेलर, एक आपके जो है इन्वेस्टर यानी कि बायर, एक आपका प्रोडक्ट। और हम और आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम आप बायर हो गए, ऐसे ही सेलर भी मार्केट में खड़ा है और किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेकर के है। ये प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। हमारी इस कैपिटल मार्केट के केस में क्या होगा वो हमें देखना रहेगा। पहले जरा जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है तो जनरल चीजों से इसे क्या करते हैं, हम कोरिलेट करते हैं। यानी कि हम और आप पहुंचे मार्केट में, कौन से मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। क्या मिलेगा वहां पे, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिलेंगे। अब हमें वो टीवी भी दिखला रहा है, हमें वो मोबाइल भी दिखला रहा है, हमें और भी चीजें दिखला रहा है। अब अगर वो चीजें हमें पसंद आती है, हम क्या करते हैं, उन्हें पे करते हैं, सामान लेते हैं, चले आते हैं और हम कहते हैं कि हम किस मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। लेकिन सोचिए जरा, यहाँ पे एक और भी बात है, और वो बात क्या है, सामान उनका है, पैसे हमारे पास हैं, हम मार्केट में पहुंचे हैं। यानी कि बेचने वाला कोई है, खरीदने वाला कोई है, और सामान किनका है, बेचने वाले का है। लेकिन इसके अलावा भी पर्सन है, और वो पर्सन कौन है, जो उस मार्केट को बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। यानी कि आप मार्केट में गए, वहां पे सफाई होगी, लाइटिंग होगी, वहां पे इन चीजों को कौन मैनेज करते ना, मैं मैनेज कर रहा हूं, मैं तो खरीदने ही गया हुआ हूं। तो खरीदने गए तो पहले क्या करते, झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद खरीदने जाते हैं, ना ही बेचने वाला ऐसा कर रहा है। तो इसके लिए जो है वो एक इंटरमीडियरीज आया, उसका काम बस इतना ही है कि बायर और सेलर को फैसिलिटेट करना, बायर और सेलर को उस जगह पे क्या करना, मिला देना, उनके बीच में चेन का काम करना। तो आइए जरा इस कॉमन एग्जांपल को कैपिटल मार्केट से कोरिलेट करते हैं। आप हैं इन्वेस्टर्स, आपके पास पैसा है, आप जो है वो कंपनी के पास गए, कंपनी ने कहा कि हम आपको अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे। जैसे वहां प्रोडक्ट कहते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज क्या हुआ, ये इक्विटी शेयर हुआ, प्रेफरेंसेस शेयर हुआ, डिवेंचर हुआ, बॉन्ड हुआ, बड़े तरह के इंस्ट्रूमेंट हुए। इंस्ट्रूमेंट पे कभी हम फिर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। कहने का मतलब है कि कंपनी ने आपको बता दिया कि भाई हम इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, आप उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। आप कहेंगे सर हम क्या जानकारी लेंगे, समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया इटेबल सब्सटेंस। देखते हैं हजारों तरह के लोग, लाखों तरह के लोग, लाखों तरह के डिशेज हैं। किसी को बहुत टेस्टी चीज पसंद है, किसी को बहुत हाइजेनिक पसंद है। कोई कहता है मुझे नहीं खाना है वो बकवास सा पिज्जा, बर्गर या गोलगप्पे, कोई कहता है अरे यार वो बहुत टेस्टी होता है, मैं तो खाऊंगा ही। मतलब ये है कि किसी ने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या मिला, टेस्ट मिला। कोई कहता है ना, टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए। ठीक वैसे ही कंपनी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको ऑफर करती, क्योंकि लोगों का रिस्क लेने का एपेटाइट अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत प्रॉफिट चाहिए, कंपनी कहती है बहुत रिस्क भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सर हर कोई तो चाहेगा क्या करना, हर कोई तो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा जो है मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन फिर उसके साथ एक और भी चीज जुड़ा हुआ है। कौन सा चीज जुड़ा हुआ है, वो है रिस्क। कि आपका रिस्क ज्यादा है तो ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। आप कहते नहीं, मेरे लिए तो इतना भी अगर प्रॉफिट हो जाए तो सफिशियंट है, मैं इससे ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। अगर आप उससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे तो आप क्या कीजिए, डिवेंचर में लगा दीजिए या कोई और सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगा दीजिए, जहां कंपनी कहती है कि मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको हमेशा मैं इतना रिटर्न दूंगा। दूसरी तरफ कंपनी कहती है हमारे इक्विटी शेयर में पैसे लगाओ, अनलिमिटेड रिटर्न दूंगा, कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। बट अगर कंपनी को लॉस हुआ बॉस, तो आपके सारे पैसे गए। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। फिर मैंने आपको रिलेट किया, भाई टेस्ट चाहिए, गोलगप्पे खाइए, बीमार पड़िए। आप कहते हैं नहीं, अच्छा हेल्थ चाहिए, तो भाई खाइए आप बहुत सारे स्प्राउट और बाकी फ्रूट्स वगैरह, टेस्ट आपको कम मिलेगा। तो कंपनी ने कहा कि हम डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट देंगे, तो कंपनी हो गई इशूअर। जैसे हम कहते हैं सेलर, वैसे ही हो गए इशूअर। और हम और आप क्या हो गए, इन्वेस्टर, जिसे हम कहते हैं बायर। और यही जो हमारा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट। और अब कंपनी आप तक कैसे जो है वो उन इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाए, और आपके पैसे कंपनी तक कैसे पहुंचे। क्या आप अपने जेब से पैसे निकालेंगे, उसे जो है वो लपेटेंगे, कस के उछालेंगे, कंपनी वहां पे कैच करेगी और शेयर सर्टिफिकेट बना करके, कागज बना करके बचपन में जैसे उड़ाते थे वैसे उड़ाएगी और आप तक पहुंच जाएगा। आई डोंट थिंक सो। तो कैसे आपके पैसे पहुंचेंगे कंपनी तक, और कैसे जो है वो कंपनी के जो वो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो शेयर सर्टिफिकेट, वो प्रेफरेंशियल शेयर सर्टिफिकेट, वो डिवेंचर सर्टिफिकेट, वो बॉन्ड, वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट कैसे आप तक पहुंचेगा। इस बीच में हमारे होते हैं इंटरमीडिएरीज। तो जो भी लोग
आपको और किनको, कंपनी को मिलाने का काम करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे लोग इंटरमीडिएरीज कहलाते हैं। ये इंटरमीडिएरीज के नाम नॉर्मली कौन कौन हो सकते हैं? ये इंटरमीडिएरीज जो है वो आपके हो सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, बड़े सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। इन सबको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सेबी है, जो इन सबको क्या करती है? रेगुलेट करती है। चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया कि कैसे हमारा ये फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जरा सोचिए, कंपनी को क्या सिर्फ और सिर्फ पहले बार ही शेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी? कैपिटल मार्केट का जरा स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या कंपनी को अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ेगा? मैंने आपको पहले ही कहा कि कंपनी को जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, लोगों के बीच में जाएंगे। तो अगर कंपनी को पैसे की एक बार रिक्वायरमेंट है, जब जब रिक्वायरमेंट है, तो वो लोगों के बीच में गए। ये कहलाता है प्राइमरी मार्केट। अब आप कहेंगे कि ये जनरल लाइफ से कैसे कोरिलेट हुआ? मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। किसान खेतों में जो है वो अलग अलग तरह के फल हो गए या अनाज हो गए, वो बेसिकली क्या करते हैं? वो बेसिकली कल्टीवेट करते हैं। आपके पास ऑप्शन है, जैसे ही किसान ने अपना फसल काटा, आप वहां पे रहिए और किसान से ले लीजिए। पॉसिबल? आम का ही एग्जांपल ले लीजिए, आम का सीजन है, मैंगो का सीजन है। भाई पेड़ से तोड़ा उन्होंने, आप गए वहां पे खरीद लिया, उनसे लेकर के चले आए। लेकिन जरा सोचिए, जिस समय धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो भी चीज हो, फ्रूट्स हो, जिस समय किसान ने अपने खेतों में उपजाया, उस समय लोग गए और ले लिया। लेकिन जो लोगों ने नहीं लिया, उन तक कैसे पहुंचेगा? किसान का वो फसल तो खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने उनसे वो चीज खरीद लिया। तो अगर आप डायरेक्टली किसान तक गए और वहां से चीजों को ले लिया, चाहे वो आप हो, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, चाहे वो टाटा कंपनी हो, अगर उन्होंने वहां से ले लिया, तो ये कहलाया प्राइमरी मार्केट। मतलब कंपनी ने कहा मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, मैं 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करूंगा 10 रुपए वाले। लोगों ने लिया, 1 करोड़ शेयर लोगों के बीच में बट गए, सारे लोग नहीं पहुंच पाए। अब ये सारे के सारे 1 करोड़ शेयर किनके पास? जिन लोगों ने उस समय लिया। यही कहलाया प्राइमरी मार्केट, जहां डायरेक्टली आप क्या करते हैं? डायरेक्टली कंपनी से जो है वो शेयर्स को ले लेते हैं। ले लिया आपने, जैसे किसान से लेते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद जिन लोगों ने लिया नहीं था, उन्हें अगर चाहिए, क्या हम और आप किसान से जाकर के आम खरीदते हैं? जरा सोचिए तो, हर दिन खा रहे हैं किसान से खरीद करके। चावल दाल किसान के खेतों से जाकर के ला रहे? बिल्कुल नहीं, दुकान से ला रहे। दुकान वाले ने कहां से लाया? ये कहीं से लाया जिन्होंने किसान के पास से लाया। इसका मतलब ये है कि एक बार जब वो सामान पहुंच गया उन लोगों तक जिन लोगों ने प्राइमरी मार्केट से लिया था, किसान से लिया था, या कंपनी से जिन लोगों ने शेयर्स लिया था, अब अगर आज के डेट में मुझे शेयर्स चाहिए, तो अब तो इन्फोसिस देने वाली नहीं, क्योंकि उन्होंने तो इशू कर दिया है 1 करोड़ शेयर। टीसीएस ने शेयर इशू कर दिया, तो हम किनसे शेयर लेंगे? सोचिए जरा। उनसे लेंगे जिन्होंने प्राइमरी मार्केट से क्या किया था? शेयर खरीदा था। अब जिन लोगों ने प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदा था, क्या सोच के खरीदा था कि इसके प्राइस बढ़े? कैसे उन्हें पता चलेगा कि शेयर्स के प्राइस हमारे बढ़ गए? थिंक ओवर इट। कैसे पता चलेगा? क्या उन्हें सपने में शिवजी आएंगे सावन का समय है तो? या जिस भी धर्म को आप मानते हैं, क्या आकर के यहाँ पे अल्लाह आपको कहेंगे, वाहेगुरु आकर के आपको कहेंगे, जीसस क्राइस्ट आपको आकर के कहेंगे कि बच्चा इसका प्राइस बढ़ गया है, जा पता कर और इसे बेच दे? इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जहां पे जाकर के आप इसके प्राइस को देख सके। आप मार्केट जाते तभी भिंडी का प्राइस, तभी टमाटर का प्राइस पता चलता है? घर बैठे पता चलता है मार्केट जा करके। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास सामान है, टमाटर है, भिंडी है, मार्केट ही नहीं है, कहां बेचिएगा? है तरीका? टोकरे में डालिए, गली गली घूमिए, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, और मोहल्ले वाले ने आवाज दिया तो ले लीजिए। ठीक वैसे ही होता अगर कोई मार्केट नहीं होता। कंपनी ने आपको तो शेयर दे दिए, कंपनी का काम खत्म, कंपनी को पैसे मिल गए। अब आपके पास सर्टिफिकेट है, इन्फोसिस का शेयर है आपके पास टीसीएस का शेयर है। खुश रहिए, हैप्पी बर्थडे मनाइए। कल को जरूरत पड़ गई, बेचना है, क्या कीजिएगा? डालिए टोकरे में शेयर सर्टिफिकेट को, गली गली घूमिए। सही कह रहा हूं मैं, ऐसा ही होता। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए बीच में रेगुलेटरी बॉडी आई और उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी शेयर इशू करेगी, उन्हें सेकेंडरी मार्केट, जिसका एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज, जो आप सुनते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहा कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में से क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा, जिसे सेकेंडरी मार्केट कहा गया। देखिए, ये भी मार्केट ही है। आपको उसे लिस्ट करना पड़ेगा और वहां आप क्या कर सकते हैं? इनके प्राइस को देखिए, और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इनके दाम क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या हुआ?
टमाटर कभी सुनते हैं 20 रुपए किलो, कभी सुनते हैं 60 रुपए किलो, कभी आप सुनते हैं कि भाई किसानों ने इतना ज्यादा उत्पादन कर लिया कि मार्केट में प्राइस बहुत कम है। ठीक वैसा ही शेयर मार्केट का है। अगर कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कौन सा रिजल्ट? पढ़ाई का रिजल्ट? बिल्कुल नहीं, उनका अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अगर अच्छा आया है, अगर उनको जो है वो 30% का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट हुआ है, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर लेना चाहेंगे या नहीं? क्यों? क्योंकि उस कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड आपको जो है वो ज्यादा मिलेगा, और डिविडेंड ज्यादा मिलने का मतलब है कि आपके जो है वो शेयर्स के प्राइस भी धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स कि आप उस कंपनी में लगाना चाहेंगे पैसा जिसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। अब बताइए मुझे, डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? टीसीएस का प्रॉफिट का रिजल्ट आया, डिमांड बढ़ने लगे, जैसे ही डिमांड बढ़ेगा ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ गया प्राइस। यही तो है डिमांड सप्लाई। रिजल्ट बुरा हुआ, प्राइस क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा। लोग चाहेंगे जितना बेच सकते हैं बेच लो, और आने वाले दिनों में इसके प्राइस और क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हमारे जो 10 रुपए के शेयर हैं शायद वो 5 रुपए हो जाएंगे, या हमारे और भी प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसे केस में अब आपके पास क्या बचता है कि सेकेंडरी मार्केट में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? उसे बेच सकते हैं, जब प्राइमरी मार्केट में इशू हो गया है तब। तो जितने बार भी कंपनी शेयर इशू करेगी हमेशा किस मार्केट में करेगी? प्राइमरी मार्केट में। और जितने बार भी प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू होगा हर बार उसे स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में उसे लिस्ट करना पड़ेगा, और वहां पे जिन लोगों को आपस में ट्रेड करना है वो आपस में क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। लेकिन अगला एस्पेक्ट यहां पे आता है कि क्या हमारे पैसे जो हैं वो सुरक्षित हैं? क्या कोई ऐसा बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो हमारी ख्याल रख रही है? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, माँ पापा की तरह आपका ध्यान रखते और कहते हैं कि अगर इन्वेस्टर के साथ कुछ गड़बड़ होगा तो हम इन्वेस्टर्स के साथ हैं। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने जो है वो बड़े सारे जो है उनके फायदे के लिए रूल बनाया, और कंपनी को कहा कि बॉस जब भी आप शेयर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे तो आपको क्या करना है? आपको उन इंस्ट्रूमेंट और अपने कंपनी के बारे में सब कुछ बताना है, और देन लेट देम टू डिसाइड वेदर दे हैव टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट और नॉट। उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। सेबी ये नहीं कहती है कि इस कंपनी में पैसे लगाओ, इस कंपनी में लगाओ। सेबी कहती है कि मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं कंपनी को बोलूंगा कि आपको ये सारे इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे। कौन से इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे? कि कंपनी का फाइनेंशियल्स पिछला कैसा रहा है, कंपनी में कैसे डायरेक्टर है। जरा सोचिए, अगर कंपनी को चलाने वाले लोग ही लंगले लूल्हे काने कुबड़े होंगे, कहने का मतलब है कि दे आर नॉट साउंड बाय एकेडमिक्स एंड फाइनेंस, तो कंपनी को कैसे प्रॉफिट होगा? कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो आपको डिविडेंड कैसे देंगे? लेकिन जब कंपनी अपने शेयर इशू करने लगती है तो सेबी उन्हें कहती है कि आप डिटेल बतलाइए, ऑफर डॉक्यूमेंट में सारे बातों को लिखिए। अगर सेबी ये ना कहे तो कोई भी कंपनी अपने खराब चीजों को कभी नहीं बताएगी। कंपनी तो सिर्फ अपनी बड़ाई करेगी, भाई कि हम तो ये हैं, हम वो हैं, हमारे में ये लोग हैं, हमारे में वो लोग हैं। लेकिन कंपनी को एक और हिदायत दी गई कि अगर आपने कुछ गलत बताया तो ज्यादा नहीं हम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, या जितना आपने लोगों को मिसलीड किया है, जितना आपने प्रॉफिट इस चीज से अर्न किया उसका 3 टाइम्स आप पे लगाएंगे। जो ऑफिसर्स इसमें होंगे उनको 10 साल के लिए फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। पोसंपा भाई पोसंपा, समझ रहे ना? 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि हम उनको जेल भी करवाएंगे। अब जरा सोचिए, मैंने आपको कहा कि हम जितना एजुकेट करने से नहीं समझते हैं उतना हम डर से समझते हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया अगर हेलमेट नहीं लगाओगे भाई तो 1000 रुपए का फाइन लगेगा। आपको सबके पास हेलमेट दिखेगा। जब 100 रुपए का चालान होता था तो लोग बोलते थे कि भाई चलो ना, जो होगा देख लेंगे, 100 का एक पत्ती निकालेंगे, थमा देंगे, निकल जाएंगे। अब 1000 रुपए देने में उन्हें चुभते हैं, खुद लॉ को फॉलो करते हैं। तो सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया इन कंपनीज के लिए, और क्या कहा कि आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में सारी बातें बतानी है। और इन्वेस्टर को कहा, क्या कहा इन्वेस्टर्स को, कि मार्केट बहुत वोलाटाइल है, यहां कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप क्या कीजिए, जब भी कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, सोच के समझ के। हम आपको रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म दिए हैं। आपको अगर कोई गिला शिकवा है, सेबी कहती है ऑनलाइन आप जो है वो अपना गिला शिकवा दर्ज कराइए, कंप्लेन कर सकते हैं। आप चाहे तो फिजिकल जो है वो क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम से जिनके जरिए हम आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सेबी कहती है, लेकिन कम से कम इन इंफॉर्मेशन को यूज तो करें। तो जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करें तो इन चीजों का ध्यान रखें।
अब बात यह आती है कि अगर कभी हमें इन्वेस्टमेंट करना रहे तो हम इक्विटी शेयर में करें, प्रेफरेंशियल शेयर में करें, डिवेंचर में करें, बॉन्ड में करें, किस में इन्वेस्टमेंट करें। तो अगले किसी सेशन में जब मुलाकात होगी तो इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बिल्कुल सोचकर समझकर इन्वेस्टमेंट करें और एकदम ध्यान रखें सेबी ने जो जो आपके लिए प्रिकॉशंस बताए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।